नमस्कार बच्चों, अब आज हम लोग 100 नंबर वाले OMR का पहला सेट, और आज से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सेट डेली एक 100 वाला OMR और एक 50 वाला OMR डेली डिस्कस करेंगे और इसका वीडियो हम आपको डालेंगे। आज हम लोग क्लर्क सेट का, आर्मी क्लर्क के रीडिंग का पार्ट 1 डालेंगे, जिसमें आपको 20 जीके जीएस मिलेगा, 10 कंप्यूटर मिलेगा और 20 मैथ्स होगा। और इसी के पार्ट 2 में आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें से आज हम आप लोगों को पहले पार्ट 1 कराते हैं। पार्ट 1 में 20 को आपको जीके जीएस कराएंगे, 10 कंप्यूटर कराएंगे और 20 जो मैथ्स के क्वेश्चन है आपको रविरंजन सर कराएंगे। फिर इंग्लिश वाले आपको रविरंजन सर कराएंगे, बाकी जो टीचर्स हैं वो आपको कराएंगे। सबसे पहला आपका पार्ट 1 में हम जीके जीएस पे चर्चा करते हैं। जीके जीएस सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये फतेहपुर सिकरी लगभग आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। इस फतेहपुर सिकरी का पुराना नाम फतेहाबाद, पुराना नाम था फतेहाबाद, और ये अकबर का सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था। अकबर ने इसे इस फतेहाबाद शहर के नाम को बदल के फतेहपुर सिकरी रखवाया था, और जिसे अकबर ने, मतलब मुगल शासक, अकबर एक चूंकि मुगल शासक था तो उसने अपनी राजधानी भी फतेहपुर सिकरी को बनवाई थी, और राजधानी बनाने के लिए ही उसने फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण कराया था। निर्माण कार्य में उसने 1569 से शुरू किया था और 1571 में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी बनवाया था। और यहाँ पे मुगल शासक का राजधानी 1571 से 1585 तक रहा था। 1500 ये अकबर की राजधानी रही थी। अकबर की राजधानी रही थी 1571 से 1585 तक। 1571 से 1585 तक की अकबर की राजधानी रही थी, और 1610 में से अकबर छोड़ के चला गया। ईस्वी में अकबर ने शहर को छोड़ के चला गया था। अकबर 1569 से इस शहर का निर्माण कराना शुरू किया था, जिसमें ये फतेहपुर सिकरी फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, और 1571 में राजधानी बनाया था। 1571 से 1585 तक ये अकबर का राजधानी भी रहा था। उसके बाद 1610 में पंजाब में चूंकि इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे, अब पंजाब में विद्रोह शुरू हो गया था, इस कारण से फतेहपुर सिकरी को छोड़ के 1610 ईस्वी में यहाँ से चला गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, तो राज्यसभा से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 सभापति, नंबर 2 सदस्य, और नंबर 3 में होगा खुद राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन भी कह सकते हैं इसको। ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो अभी हमारे श्रीमान वेंकैया नायडू हैं। इनका कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए होता है, जबकि इनके जो सदस्य होते हैं ना, ये सदस्य इनका होता है 6 साल। प्रति 2 साल में
एक तिहाई सदस्य बदल जाते हैं। मतलब राज्यसभा के अगर सभापति का कार्यकाल पूछेगा तो सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो भी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। और अगर राज्यसभा के सदस्य का पूछेगा तो इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल का इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक 2 साल में एक तिहाई सदस्य इसके बदलते रहते हैं और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह है आपका हड़ताल का अधिकार। यह आपका हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार नहीं होता है। इसका पहला ऑप्शन था आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, तो यह आपका मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार का मतलब कि जैसे पहले हुआ करते थे, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, ब्राह्मण थे, वो छोटे छोटे जाति के लोगों से जबरदस्ती काम कराते थे या कम पगार में काम कराते थे, उनको दिहाड़ी नहीं देते थे, मतलब उनका शोषण करते थे। हालांकि शोषण आज भी होता है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है बहुत ही कम कम पैसे दे करके, तो ये सब भी शोषण के ही अंदर आता है। तो शोषण के खिलाफ आप बोल सकते हो, संविधान ने आपको इसका पूरा अधिकार दिया हुआ है। तो शोषण के खिलाफ अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। फिर आता है दूसरा नंबर समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार ही है। समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। समानता के अधिकार का तात्पर्य यह हुआ कि आप समाज में संविधान ने आपको बिल्कुल बराबर का हक दिया है, आप बिल्कुल हर चीज में आप अपना समान अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन है मौलिक हड़ताल का अधिकार। तो हड़ताल का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार नहीं है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें संविधान हमें साफ साफ कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने धर्म को परफॉर्म करने के लिए, हम जिस धर्म के हैं उस धर्म का पालन पोषण करने के लिए, उस धर्म के नियमों का पालन करने के लिए हमें हमारी इच्छा है, हम जिस धर्म को माने। तो इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन हड़ताल का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कुछ चीजें गलत हो रही है, आपको सरकार के जो विचार हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप आर्टिकल 19C के तहत अपनी मांग आप एक साथ इकट्ठा होकर के एक समूह बना करके सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से आप मांग सकते हैं, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करने से अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा असर पड़ता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अब जैसे बैंक के ही कर्मचारी हैं, बैंक में कोई काम हो रहा है, कर्मचारी को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, जिससे सरकार को एक दिन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए हड़ताल का अधिकार कभी मौलिक अधिकार नहीं है। अगर हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार दे दे तो आदमी रोज हड़ताल पे चले जाए, सभी कर्मचारी रोज हड़ताल करें और सरकार का अर्थव्यवस्था जो है चरमरा के खत्म हो जाए, सरकार के पास कुछ रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, द वॉल के नाम से किसको जाना जाता है? द वॉल। तो द वॉल का मतलब होता है, वॉल को हिंदी में बोलते हैं दीवार। तो दीवार से है द्रविड़। दीवार से कौन है? राहुल द्रविड़। इनका पूरा नाम है राहुल द्रविड़। ये क्रिकेट के महान दिग्गज खिलाड़ी थे राहुल द्रविड़। ये बिल्कुल क्रीज पे टिक जाते थे, तो कोई भी तेज गेंदबाज हो या स्पिनर हो, इनको आउट करना बहुत ही मुश्किल होता था, इसीलिए इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है। और अभी ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति, तो ये था आपका मलिक कफूर। मलिक कफूर गुलाम सेनापति। गुलाम सेनापति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था और उस समय तुर्की में, अफगानिस्तान में, इस सब में जो मुख्य करेंसी चलता था वो चलता था दिनार। वो क्या चलता था? दिनार। और इसको मालिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मालिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान रहा था। ये खिलजी वंश का मतलब सुल्तान था, खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जो इसके चाचा थे। उसका फिर उन्होंने हत्या करके वहाँ का सुल्तान का कुर्सी हथिया लिया था और फिर वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया था, अपने आप को वहाँ का सुल्तान बना दिया था।
खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये दिल्ली में टोटल 1296 से लेकर 1316 तक इसने राज किया था। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था मालिक कफूर। मालिक कफूर को इसने चूंकि 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मालिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, छठा नंबर। मैच द फॉलोइंग में है कि गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? पहला है गुरुदेव, दूसरा है अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, तीसरा है आपका सरदार और चौथा है नेताजी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। नेताजी को कौन नहीं जानता है? नेताजी किनका नाम है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सरदार जी को भी जानते हैं आप लोग, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के रहने वाले थे। आज अहमदाबाद में इन्हीं का प्रतिमा बनाया गया है, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। तीसरा है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न का मतलब हो गया कि जो आधा कपड़ा पहनता हो, और फकीर का मतलब कि उसके पास कुछ ना हो, कोई हाई फाई कोई लाइफ स्टाइल नहीं। तो उस प्रकार के एक ही नेता थे हमारे देश में, कौन थे? महात्मा गांधी। और गुरुदेव, तो गुरुदेव को किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। टैगोर कह लीजिए या ठाकुर कह लीजिए, एक ही आदमी। इसको अंग्रेजों में टैगोर की उपाधि दी थी, हालांकि इनका एक्चुअल नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है फिर से मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग में ये वन्य जीव अभयारण्य वाले हैं। वन्य जीव अभयारण्य में सबसे पहला है आपका पेरियार बाघ रिजर्व। ये बाघ के लिए सबसे फेमस वन्य जीव अभयारण्य है। तो पेरियार बाघ जीव अभयारण्य आपका पड़ता है केरल। पेरियार कहां बनेगा? केरल में। सारिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये आपका पड़ जाएगा राजस्थान में। आप इसको नाम से भी याद रख सकते हैं, सारिस्का, राजस्थान। तीसरा है मानस वन्य जीव अभयारण्य। मानस वन्य जीव अभयारण्य, मानस का जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार इसके राज्य का नाम है। मानस है आपका आसाम में। और चौथा है बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। बांधवगढ़ जब किसी नाम में गढ़ आ जाए तो दो ही राज्य होते हैं, या तो राजस्थान या तो मध्य प्रदेश। तो अगर राजस्थान के बीच में पहले से आ चुका है तो इसे क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैच द फॉलोइंग के चार थे। पेरियार आपका केरल हो गया, सारिस्का राजस्थान हो गया, मानस असम हो गया, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर किसको नाम था? क्वेश्चन नंबर 8 बैरोमीटर। तो बैरोमीटर मापता है वायुदाब। इसको वायुदाब को जब मापा जाता है तो इसके मात्रक होते हैं 760 mm ऑफ Hg, या अगर सेंटीमीटर में है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब हो गया मरकरी पार। मरकरी या पार। कोई भी तापमापक यंत्र हो, चाहे वो थर्मामीटर हो चाहे कोई भी मीटर हो, जिसमें ताप मापा जाता है तो उसमें एक ही धातु इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है पार। अगला क्वेश्चन है दांचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? दांचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य आपको पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। तो वन्य जीव अभयारण्य से अलग में 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। पेरियार, सारिस्का, मानस, बांधवगढ़, दांचीग्राम। पेरियार आपका केरल, सारिस्का राजस्थान, मानस असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और दांचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य आपका जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853। सर्वप्रथम कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। इस समय गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। ये चला था छत्रपति
शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच कुल 34 किलोमीटर की यात्रा थी। कुल 34 किलोमीटर चला था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे। इसमें उस समय ये मतलब ब्रिटेन से मंगवाया गया था इसका इंजन, जो भाप इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी थी। भाप इंजन से इसमें 3 इंजन लगे हुए थे और लगभग 20 डिब्बे थे, जिसमें कुल 400 यात्रियों ने यात्रा किया था। 20 डिब्बे लगे हुए थे, 400 यात्रियों ने यात्रा किया था। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ये दोपहर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से 3:35 में चली थी और अगले स्टेशन में पहुंची थी 4:45 दोपहर। मतलब 1 घंटा 10 मिनट का इसमें यात्रा किया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच, मतलब 34 किलोमीटर का डिस्टेंस। इसमें कुल 400 लोगों ने यात्रा किया था और ये भाप इंजन से चलने वाली भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी थी। अब भाप इंजन, इसमें 3 इंजन लगे हुए थे, ब्रिटेन से मंगवाया गया था इंजन, और तीनों इंजन का नाम था, जो 3 इंजन मंगवाए गए थे जिसको ट्रेन जिसने इसको चलाया था, उन तीनों का नाम था साहब, सिंधु और सुल्तान। मंगवाया हालांकि ब्रिटेन से गया था, लेकिन चूंकि भारत में मंगवाया गया था तो इसलिए इसका भारतीय नाम रखा गया था, साहब, सिंधु और सुल्तान। समझे? 3 इंजन लगे हुए थे, तीनों इंजन का ये नाम था। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। उसमें गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। और ये कहां से कहां तक चला था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे तक। दूरी उसकी थी 34 किलोमीटर। यात्रा उसने 1 घंटा 10 मिनट में किया था और कुल 400 सवारी थे उसमें, 20 डिब्बे थे, 400 सवारी थे। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया। टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया का उपचार कैसे किया जाता है? इसका उपचार होता है टीकाकरण से। ये बच्चों को लगा दिया जाता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, उसी समय इनको लगा दिया जाता है। तो हर टीके का हालांकि अलग अलग समय होता है। कोई टीका या तो जन्म के समय तुरंत लगा दिया जाता है, कोई टीका 6 सप्ताह के बाद लगाया जाता है, कोई टीका 6 महीना के बाद लगाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों टीके ऐसे हैं जो 6 महीना से पहले ही लगाया जाता है। इसमें हैजा के लिए हैजा का टीका होता है, टाइफाइड के लिए टाइफाइड का अलग टीका होता है, डिप्थीरिया के लिए टीका होता है डीपीटी, जो काफी मतलब फेमस टीका है, ये पूछा जाता है कई बार। इसमें डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है परटूसिस, इंग्लिश में होता है PERTUSIS, और अगर हिंदी की बात करें तो इसको ऐसे लिखा जाता है परटूसिस, लेकिन हिंदी में भी आपसे नाम परटूसिस ही पूछेगा। और टी से होता है टेटनस, इसे क्या होता है? टेटनस। पी से होता है परटूसिस और टी से होता है आपका डिप्थीरिया। ये टीका लगाया जाता है, इसे टीका लगाने का अवधि होता है 6 माह से पहले। ये बच्चों को लगा दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है लगाना। डिप्थीरिया में सामान्यतः कफ, खांसी, बलगम ये सब बनता है। परटूसिस में आपको उल्टी का मतलब काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है। टेटनस आप जानते ही हैं, तो इसके लिए टीका लगाया जाता है। हैजा के लिए हैजा का टीका लगाया जाता है, हैजा का टीका भी 6 माह से पहले ही लगा दिया जाता है। टाइफाइड का टीका भी 6 महीने से पहले ही लगाया जाता है। तो इन तीनों का उपचार टीकाकरण से ही होता है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 12 है गंगटोक। गंगटोक राजधानी है सिक्किम का। गंगटोक राजधानी है सिक्किम का। ये भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। सिक्किम भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है सिक्किम। इसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के लिए आएगा, पूछता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, तो वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी योगी बाबा है, वो तो सब जानता है। तो योगी बाबा का जो राज्य है, उनका उस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, भारत में सबसे ज्यादा है, और क्षेत्रफल से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछेगा तो वो है गोवा। वो क्या है? गोवा। और हम बिहारी लोग भी इसमें आते हैं। हमारा जो बिहार राज्य है वो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है और सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश होता है।
ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चारों के चारों सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य सिक्किम, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है गोवा, सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार, सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और इसमें अगर सबसे छोटा राज्य पढ़े हैं और सबसे बड़ा राज्य भी पढ़ लीजिए वो है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु मिश्र धातु का मतलब होता है धातुओं का मिश्रण। धातुओं का मिश्रण मतलब एल्युमिनियम की मिश्र धातु का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में से हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका तांबा। तांबा तो जानते हैं आप शुद्ध धातु होता है, इसको मिश्र धातु बोल ही नहीं सकते आप। दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। इसमें एल्युमिनियम है नहीं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम का मिश्र धातु पूछा है तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है शेरपा कहाँ की जनजाति है? शेरपा कहाँ की जनजाति है? तो शेरपा एक ऐसी जनजाति है ना जो हिमालय के मतलब पहाड़ों में रहने वाली जनजाति है, हिमालय पर्वत में रहते हैं। ये मुख्य रूप से नेपाल के हैं और भारत के कुछ हिस्से में, भारत के सिक्किम राज्य के कुछ हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। इनकी कुल जनसंख्या है 1,20,000 लगभग रहती है। शेरपा जनजाति मुख्य रूप से हिमालय में रहते हैं, हिमालय पर्वतों में रहने वाली मुख्य रूप से जनजाति है। ये ज्यादातर नेपाल में है और भारत के सिक्किम राज्य में कुछ पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और दुनिया में हिमालय पर्वत पे चढ़ाए हो, माउंट एवरेस्ट पे हो, कहीं पे भी किसी भी पर्वत पे हो तो उसमें सबसे एक्सपर्ट, सबसे अनुभवी आदमी जो होते हैं वो शेरपा जनजाति के लोग ही होते हैं। इनको पहाड़ का पूरा आइडिया होता है। इसीलिए कोई आदमी कभी हिमालय या माउंट एवरेस्ट घूमने के लिए जाता है तो उसका जो मुख्य गाइड का जो काम करता है वो शेरपा जनजाति के लोग ही होते हैं और कोई नहीं कर सकता गाइड। अब वो रस्सी लगाना हो, रास्ता बताना हो, मौसम के बारे में अंदाजा लगाना हो, कब क्या हो सकता है, किस तरीके से चढ़ा जाए, तो सारी की सारी जानकारी शेरपा जनजाति ही उस पर्वतारोही को देता है। इसीलिए शेरपा जनजाति के लोगों को हिमालय का कूली भी कहा जाता है। कूली मतलब सामान ढोने वाला, इसलिए शेरपा जनजाति के लोगों को हिमालय का कूली भी कहा जाता है। और आपको जानकर के आशा होगा 1953 में जब सर एडवर्ड हिलेरी पहली बार जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे तो वो अकेले नहीं थे, उनका साथी था तेंजिंग नोर्गे जो शेरपा जनजाति के रहने वाले थे। शेरपा जाति के हैं ये तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने वो दोनों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। तो शेरपा जनजाति मुख्य रूप से नेपाल के रहने वाले लोग होते हैं। देश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता कहा गया है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हर कोई जानता होगा, महात्मा गांधी। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि राष्ट्रपिता कहा जाता, राष्ट्रपिता इनको कहा किसने था? तो कहा था इनको सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को 3 नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पे बापू, नंबर 2 पे महात्मा और नंबर 3 पे राष्ट्रपिता। ये हम लोग कहते तो हैं, बापू का जब नाम आता है तो बच्चा जानते हैं कि महात्मा गांधी होंगे। महात्मा का जब नाम आता है तो हर कोई जानता होगा कि महात्मा गांधी है। राष्ट्रपिता का जब बात आता है तो सबसे हर कोई जानता है कि महात्मा गांधी है। लेकिन अब के जो कॉम्पिटिशन है, आपका जो एग्जाम है उसमें कुछ हट के पूछ दिया जाता है, इनको बापू किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को बापू कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनको महात्मा किसने कहा था? तो
महात्मा कहाँ था? रविंद्रनाथ टैगोर में। रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता के बारे में तो पहले कह चुके हैं, राष्ट्रपिता को बोले थे सुभाष चंद्र बोस, मतलब नेताजी, नेताजी बोले थे महात्मा गांधी। और इनको महात्मा गांधी के नाम से हालांकि फेमस हो गए, लेकिन इनका जो एक्चुअल नाम है वो है मोहन दास करमचंद गांधी। इनका महात्मा गांधी कोई नाम नहीं था। महात्मा इनको कहा जाने लगा क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कह दिया था, इसलिए इनको सब महात्मा गांधी के नाम से जाने लगे। और सबसे पहले इनको महात्मा ही कहा गया था। इनका शुरुआत में तीनों में से अगर पूछा जाए कि सबसे पहला टाइटल कौन सा था, तो वो महात्मा ही था। महात्मा के बाद इनको राष्ट्रपिता कहा गया और सबसे लास्ट में बापू कहा गया। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच द फॉलोइंग है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान में अनुच्छेद और संविधान में अनुसूची। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। तो मौलिक कर्तव्य कुल 11 होते हैं। मौलिक कर्तव्य 11, मौलिक अधिकार है 6, हालांकि पहले 7 थे। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन उसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, जिसमें यह था कि पहले लोगों के पास संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन उसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था 1978 में, 44 में संविधान संशोधन के तहत। तो मौलिक अधिकार आपके पास अब 6 हैं, तो 6 ही आप याद करेंगे, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और संविधान में अनुच्छेद, हालांकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 395, लेकिन 395 नहीं है, अब ये टोटल अनुच्छेद हो गए 448 और अनुसूची 12, अनुसूची अभी भी उतनी ही। संविधान में अनुच्छेद पहले 395 थे, अब 448 हो गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपका 11 हो है, मौलिक अधिकार आपके 6 हैं और संविधान में अनुच्छेद है 395 जिसको हटा दिया गया, अब 448 हो गए हैं। अनुसूची है 12। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था? भारत में। भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला सबसे पहला जो था वो था इंडो ग्रीक। और अगर शुद्ध सोने का सिक्का आएगा, शुद्ध सोने का सिक्का वो आएगा कुषाण। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। अब अपने एग्जाम के हिसाब से इसको याद कर लेंगे। अगर सिर्फ सोने का सिक्का पूछेगा वो होगा इंडो ग्रीक, लेकिन अगर शुद्ध सोने का सिक्का पूछेगा तो वो होगा कुषाण। उसके बाद है क्वेश्चन, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो गेट जो होता है ना, जब हम गेट शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही आइडिया आता है, कोई बड़ा सा गेट होगा, बहुत बड़ा सा होगा, वरना हम लोग कौन उसको केवाड़ी बोलते हैं, दरवाजा बोल देते हैं। लेकिन जब गेट आता है इसका मतलब है कि बड़ा सा गेट। तो गेट का मतलब, गेट अगर बड़ा सा, इसका मतलब है कि पहले हम ये समझ रहे हैं कि गेट केवल सेठ के लोग, घरों के लोगों में ही, सेठ लोगों के घर में ही लगाया जाता था। इसीलिए आप इसको ये याद रख सकते हैं, द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। मतलब आप सेठ से याद रख सकते हैं कि द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का मतलब है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसका मुद्रा है दिरहम। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा कहाँ है? तो राजधानी हो गया आपका अबू धाबी और मुद्रा हो गया दिरहम। तो ये कुल आपके 20 क्वेश्चन थे जीके जीएस में, वो 20 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराने वाले शासक थे, मुगल शासक थे अकबर। फतेहपुर सीकरी पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका बाद में नाम बदल के फतेहपुर सीकरी रखा गया था। और अकबर ने इसे 1569 में शहर का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसको 1571 तक बना करके शहर को पूर्ण रूप से विकसित करके उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई थी। और ये मुगल शासक का राजधानी 1571 से लेकर 1585 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर सदस्य का पूछेगा तो 6 साल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार नहीं होता है। द वॉल के नाम से कौन जाना जाता है? तो द वॉल के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम सेनापति था मलिक कफूर, जिसका दूसरा नाम हजार दिनारी भी है। और हजार दिनारी इसको क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में कि गुरुदेव किसको कहा गया था? तो गुरुदेव कहा गया था रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर को। ठाकुर और टैगोर एक ही है, टाइटल उनका एक्चुअल टाइटल उनका ठाकुर है, लेकिन अंग्रेजों ने उनको टैगोर की उपाधि दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए उनको टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। इसी में मैच द फॉलोइंग में है अगला गुरुदेव के बाद अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है? तो पेरियार बाघ रिजर्व है आपका केरल में। सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो सारिस्का राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका असम में है। बांधवगढ़ कहाँ है? वो आपका मध्य प्रदेश में। बैरोमीटर किसको नापता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और बैरोमीटर के साथ में एक चीज और बता दूं आपको मैनोमीटर से द्रव का दाब मापा जाता है। वायु का दाब मापना हो तो बैरोमीटर, द्रव का दाब नापना हो तो मैनोमीटर। वायु दाब तो जानते हैं हम लोग 760 mm में मापते हैं, या अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 76 सेंटीमीटर होता है। दांची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे तक चली थी। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुराना नाम गोरी बंदर था, जो मुंबई में है। टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया इत्यादि का उपचार कैसे किया जाता है? तो इन तीनों का उपचार टीकाकरण के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है, फेमस जो टीका है वो है डीपीटी हमने आपको बताया था। डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्टुसिस होता है और टी से टेटनस होता है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? वो सिक्किम की राजधानी है। कौन सी एक एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु इन चारों ऑप्शन में से आपका मैग्नीशियम है, जिसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाया जाता है। शेरपा कहाँ की जनजाति है? तो शेरपा मुख्य रूप से नेपाल की जनजाति है। ये हिमालय के पर्वतों में हिमालय पर्वत में रहने वाली जनजाति है। हालांकि ये कुछ भारत के सिक्किम राज्य में भी पाए जाते हैं। इनका जो टोटल पहनावा ओढ़ावा, खान पान, जो इनका वेशभूषा है वो लगभग तिब्बती है। लोग तिब्बती संस्कृति और ये भाषा भी तिब्बती ही बोलते हैं। ये तिब्बत संस्कृति को मानने वाले ये लोग होते हैं। देश का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि महात्मा गांधी को 3 नामों से जाना जाता है। पहला बापू, दूसरा महात्मा, तीसरा राष्ट्रपिता। तो बापू कहने वाले जो थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता इनको नेताजी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। मौलिक कर्तव्य, अगला मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कुल मौलिक कर्तव्य है 11। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार अब 6 हो गए हैं। पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब कुल 6 हैं। संविधान में अनुच्छेद, तो पहले संविधान में अनुच्छेद हुआ करते थे 395, लेकिन अब ये 448 हो गए हैं। और संविधान में अनुसूची, तो अनुसूची है कुल 12। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो वो है इंडो ग्रीक। द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो गेट मतलब सेठ। भाई गेट, बड़ा गेट जो है वो सेठ के घर में लगाया जाता था। पहले सबके पास गेट लगाने का पैसा नहीं होता था। हम लोग उसको केबाड़ बोलते हैं, दरवाजा बोलते हैं। गेट का मतलब बड़ा सा गेट होता है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं कि वो सेठ के घरों में ही लगाया जाता था।
तो आप द गोल्डन गेट के लेखक हो जाएंगे विक्रम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? वो था 1942। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका मुद्रा है दिरहम और इसकी राजधानी यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। आपके जीके जीएस के टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए। तो आपको साथ में कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन करा ही देते हैं। कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। जब आप कंप्यूटर में कोई पेज खोलेंगे ना, चाहे आप वेबसाइट का पेज खोलें, चाहे कोई भी पेज खोलें, तो उसमें आपको यहाँ पे कॉर्नर पे 3 बटन दिखेगा। 3 बटन, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, यहाँ पे 2 पन्ने ऐसे बदलते हैं, यहाँ पे क्रॉस बना होता है। ये होता है मिनिमाइज का बटन, ये होता है मैक्सिमाइज का बटन, ये होता है क्लोज बटन। ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज और ये होता है क्लोज। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि विंडोज में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये होगा आपका टाइटल बार। ये तीनों के तीनों बटन जो पाए जाते हैं वो होते हैं टाइटल बार। टाइटल बार वही होता है जो कभी भी कंप्यूटर के ऊपर होता है, उसको टाइटल बार कहा जाता है। तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन आपके टाइटल बार में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में रो का नाम निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? रो का नाम एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में 2 चीजें होती है, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। तो रो को संख्या से निरूपित किया जाता है और कॉलम को ए बी सी डी से मतलब अल्फाबेट से, रो और कॉलम। इसमें जब रो और कॉलम को दोनों को मिला दिया जाता है उसको सेल कहा जाता है। रो और कॉलम जब एक साथ मिल जाए उसको सेल कहा जाता है और सेल का नाम इस प्रकार होता है A1, A2, A3 इस तरीके से, फिर B1, B2 इस तरीके से टोटल होते हैं रो और कॉलम का। इसमें आपको ये चीज याद रखने वाली बात है, इसमें रो की संख्या 10,485 होती है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या। कॉलम की संख्या होती है 16,384 और रो का संख्या होता है 10,48,576। कुल रो होते हैं 10,48,576 और कुल कॉलम होते हैं 16,384। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी कि एमएस एक्सेल में रो का नाम संख्या से दिया जाता है और 1 2 3 4 से, और कॉलम का नाम ABCD से अल्फाबेट से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग अंकगणितीय गणना या तार्किक गणना करता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 23। अंकगणितीय या तार्किक गणना ये करता है आपका ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। किसी भी कंप्यूटर में अंकगणितीय हो, गणना हो या तार्किक गणना हो तो हमेशा कौन करता है? ALU करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जब लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और कंप्यूटर उसी के मदद से चलता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर कभी भी रन नहीं करेगा। तो इसका मुख्य काम क्या क्या है? पहला ऑप्शन है संसाधन का आवंटन, तो बिल्कुल संसाधन का आवंटन भी करता है। मॉनिटर की गतिविधि को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मॉनिटर करता है। डिस्क और फाइल का प्रबंधन, कंप्यूटर में कोई डिस्क हो चाहे कोई फाइल हो उसको किस प्रकार से मैनेज करके रखा जाए, ये सारा काम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली हम लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज होता है, मोबाइल
एप्पल आईफोन के लिए जो होता है वो iOS होता है। इस प्रकार अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर के लिए भी कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। इसके बिना कंप्यूटर कभी चल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसमें संचित रहता है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम आपका संचित रहेगा रोम में। बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम किसमें संचित रहता है? वो रहता है रोम में। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो उड़ता नहीं है, इसका उस पर अगर आप कोई काम करते हो, रोम में अगर कोई डाटा है तो वो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी हटेगा नहीं, ये रहेगा। इसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसको कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। R2 है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है F5 का प्रयोग। अगर पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन पूछेगा तो F5, अगर सिर्फ कंप्यूटर में पूछेगा कि F5 का क्या काम है तो वो रिफ्रेश के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है रिफ्रेश के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी कुंजी संख्या कीपैड में नहीं होती? कीपैड में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर का अगर हम लोग देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं तो कीबोर्ड में 3 भाग होते हैं। कीबोर्ड में कुल 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। 3 भाग होते हैं। यहाँ पे फंक्शन की होता है, यहाँ पे अल्फाबेट वाले होते हैं और यहाँ पे नंबर वाले होते हैं, संख्या वाले। वही पूछ रहे हैं कि संख्या में कीबोर्ड में कौन सा बटन नहीं पाया जाता है, तो इसमें कंट्रोल नहीं पाया जाता। इसका ऑप्शन है आपका CTRL, दूसरा ऑप्शन है आपका डेल मतलब डिलीट, तीसरा ऑप्शन है आपका इंटर, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसमें आपको कंट्रोल बटन नहीं पाया जाता। कंट्रोल के 2 बटन है, वो यहाँ होते हैं और वो यहाँ होते हैं, CTRL, लेकिन इसमें कंट्रोल बटन नहीं पाए जाते। डिलीट इसमें यहाँ पे होता है, इंटर भी यहाँ पे होता है, लेकिन कंट्रोल बटन इसमें नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर कहाँ पाया जाता है? घड़ी और कैलेंडर, तो जब आप कभी मॉनिटर चलाते हैं ना स्क्रीन, तो आप देखते होंगे कि घड़ी और मॉनिटर कैलकुलेटर सब यहीं पे रहता है। घड़ी हो, कैलेंडर हो, कैलकुलेटर का आइकन हो, यहाँ पे भी एक आइकन बना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको कहा जाता है टास्क बार। इसको क्या कहा जाता है? टास्क बार। घड़ी और कैलेंडर दोनों टास्क बार में ही होते हैं। घड़ी और कैलेंडर दोनों टास्क बार में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कंटेंट को कॉपी करने पर, कंटेंट मतलब किसी भी चीज को, किसी भी लिखावट को, किसी भी चीज को अगर आप कोई भी मैटर हो उसको अगर आप एक बार कॉपी कर लें, एक बार कॉपी कर लें, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। एक बार अगर आप कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, आप इसको कई बार पेस्ट कर सकते हैं। आप लोग करते भी होंगे, आप दोस्तों को मैसेज भेजने के लिए कोई एक मैसेज को एक बार कॉपी कर लिया, उसको आपको अगर 500 दोस्तों को भेजना है तो बार बार कॉपी नहीं करना पड़ता है। आप एक बार कॉपी करके सबको आप बारी से आप सबको भेज सकते हैं पेस्ट कर करके। तो मतलब एक बार अगर आपने कॉपी कर लिया है तो आप उसको कई बार पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, और अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए होता है Ctrl+V, Ctrl+V से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम क्या है? 30 PARAM परम क्या है? तो ये भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर है और अभी वर्ल्ड का, दुनिया का 89वां है। दुनिया का 89वां
सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है ये परम। तो टोटल हमने आपको कंप्यूटर भी कंप्लीट करा दिया। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ कि विंडोज में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन किस में पाए जाते हैं, तो आपके टाइटल बार में पाए जाते हैं। एमएस एक्सेल में रो का नाम किससे दिया जाता है, तो वो संख्या से दिया जाता है, नंबर से दिया जाता है। कंप्यूटर में का कौन सा भाग, कंप्यूटर का कौन सा भाग अर्थगणितीय और तार्किक गणना करता है, तो वो करता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या क्या है। इसमें बहुत सारे काम है, फाइल संसाधन का आवंटन, मतलब ये समझिए कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारा काम करता है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना करता हो, मतलब उसके बिना कंप्यूटर आपका चल ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम किसमें संचित रहते हैं, तो वो हमेशा रोम में संचित होते हैं, ROM, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये उड़ता नहीं है, ये अस्थायी होता है। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, तो वो बटन है आपका F5। कौन सी कुंजी संख्या कीपैड में उपस्थित नहीं होता है, तो वो होता है कंट्रोल। कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके टास्क बार में। अगला क्वेश्चन है किसी कंटेंट को कॉपी करने के बाद आप उसे कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, तो हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी कर लें, लाखों बार चाहे तो हम पेस्ट कर सकते हैं। परम किसका उदाहरण है, तो परम एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण भारत ने किया था और भारत की CDAC कंपनी ने किया था। भारत का उस कंपनी का नाम था CDAC, जिसका मुख्यालय पुणे में है। CDAC कंपनी ने उस परम कंप्यूटर का निर्माण किया था और अभी ये जो परम कंप्यूटर है वो दुनिया का 89वां सबसे बढ़िया चलने वाला, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का एक श्रृंखला है। तो आज हमने जीके और कंप्यूटर के आपके 30 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं। अब मैथ्स के जो बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन है वो आपको रविरंजन सर कराएंगे। उसके बाद फिर शाम को फिर अगला सेट जो इंग्लिश का जो मतलब इसका पार्ट 2 जो सेट है जो इंग्लिश होता है उसमें फिर आपको अगले सर इंग्लिश वाले सर कराएंगे। बाकी थैंक यू।